Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start. Chapter 14 Biomolecules, Class 12, Video 2. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं वीडियोज़ के बारे में. So students, that is Chapter 14, Class 12 Biomolecules. सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अमीनो एसिड्स के बारे में. देखिए प्रोटीन किस तरीके से अमीनो एसिड्स की एक ब्रांच को शो करता है. सो प्रोटीन इज अ ग्रीक वर्ड प्रोटियस, प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस. प्रोटीन्स में ही हम अमीनो एसिड्स को स्टडी करेंगे. सो अमीनो एसिड्स दोज कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल कंटेन बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अमीनो ग्रुप आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोटीन का ही एक एग्जांपल है अमीनो एसिड्स में. जैसे हमारी ये कुछ एग्जांपल है जिनसे हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है. मीट है, मछली है, मिल्क है. सो देर आर 20 अमीनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन. द अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसिस इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एनिलिन. देखिए अमीनो एसिड्स में आपका एक अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. एंड दोज अमीनो एसिड्स विच कांट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइक वैलिन और लाइसिन. देखिए ये अल्फा, बीटा, गामा 3 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं. ये बेस्ड होता है हमारा स्ट्रक्चर के बेस पर, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर शो कर रहा है यहाँ पर. अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन. Amino acids have been classified as neutral, acidic or basic amino acids. Amino acids like glycine, vanillin, etc. which contain one amine group and one carboxylic group are called neutral amino acids. And those amino acids such as aspartic, glutamic acid, etc. which contain one amine group and 2 carboxylic group are called acidic amino acids. ठीक है स्टूडेंट्स. And those amino acids such as lysine and histidine which contain 2 amine group and 1 carboxylic group are called basic amino groups. देखिए हमारे टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं. इनके स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर. इन्हें सबको इनके 3 जो लेटर्स हैं, सिंबल, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इनमें कुछ के बारे में आप स्टडी भी करेंगे. देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लाइसिन और टायरोसिन की. ये भी आपके कॉमन नेम है इनके अल्फा अमीनो एसिड्स के, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है अमीन. यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको. ये इनके 3 लेटर्स, 1 लेटर इनका सिंबल, सोर्स यानी कि प्रॉपर्टी, कैसा टेस्ट होता है, कहाँ से मिलता है, इस चीज़ के बारे में. इस टेबल में आपके 20 अमीनो एसिड्स की डिटेल है. यू कैन स्टडी और नोट डाउन ऑल्सो. ये डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं मिलेगा, पर आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की पूरी डिटेल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंटली आप इसे नोट करेंगे. आगे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अल्फा अमीनो एसिड्स में एक कार्बन जो है अमीन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है. कॉमन नेम, सोर्स एंड प्रॉपर्टी, 3 लेटर सिंबल्स, 1 लेटर सिंबल जो केवल सिंगल लेटर से, जैसे आप और दूसरे एलिमेंट्स केमिस्ट्री के पहचानते हैं, जैसे मैग्नीशियम है Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेटर वो आपके लिए उसका कॉमन हो गया. बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं 2 टाइप के नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, और एसेंशियल जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमारी डाइट्स में हमें सप्लाइड होता है. जैसे ये कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दे रखे हैं. ये एलेनिन, सेरिन, टायोसिन, ये आपके नॉन एसेंशियल है. एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं. हिस्टिडिन, ट्रोप्रोटोन और मिथाइलोनिन, ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं जो हमारे बेस करते हैं. आगे बात करते हैं क्लासिफाइंग अमीनो एसिड. 3 टाइप, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. एसिडिक में क्या बताया गया है, देखिए एसिडिक में आपका जो ग्रुप है वहाँ पर आपका एक अमीन ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे.
बेसिक में 2 अमीन ग्रुप, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और न्यूट्रल में 1 बेसिक और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसमें। तो अमीनो एसिड्स में आपको यहाँ पर छांटने हैं एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं और अमीन ग्रुप कितने हैं। देखिए पहले वाले में देखिए और लास्ट वाले में देखिए, 1 अमीन ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको। तो ये एसिडिक अमीनो ग्रुप है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम है और अमीन ग्रुप ज़्यादा है तो वो बेसिक, जैसे कि आप दूसरे वाले में देख सकते हैं और तीसरे वाले में देख सकते हैं। अमीन ग्रुप 2 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है, ये दोनों ही बेसिक रहेंगे, एर्जिन और लाइसिन। और इसमें आपका एक और रह गया डी वाला, उसमें 1 कार्बोक्सिलिक और 1 अमीन ग्रुप है, इसलिए वो न्यूट्रल ग्रुप रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैलेन। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है और 1 ही अमीन ग्रुप है, इसीलिए इसे न्यूट्रल हम बोलेंगे। तो इस बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बात करते हैं। नॉर्मली अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे कलरलेस होते हैं, कलरलेस के अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और इसके अलावा वाटर सोलेबल होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका अमीनो एसिड्स का, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। ये बात ध्यान से सामने रखनी है आपको। कम से कम 1 अमीन ग्रुप, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म्स आती है वो आती है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में ही हमारा आगे ग्रुप रहता है। ठीक है, तो प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are essential for growth and maintenance of body. Chemically, proteins are the polymers of alpha amino acids which are linked by peptide bonds. देखिए जब अमीनो एसिड्स इस तरह से जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोटीन्स हो जाएंगे, जिसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं अमीनो एसिड। देखिए एक्वा सोल्यूशन में गए तो ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये ज्यूटर आयन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की फॉर्म में यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज अमोनिया ग्रुप अलग रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीजन अलग। एनालिन, ग्लाइसिन, हिस्टडीन, वैलेनिन देख रहे हैं आप, जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। 297, 233, 287, 315। तो ये हमारा डिपेंड करता है अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। अल्फा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, दोनों ही चीज दिख रहे हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या है आपका, एसिमेट्रिक अल्फा कार्बन और ऑप्टिकली एक्टिव है ये, और ग्लाइसिन जो है सिमेट्रिक अल्फा कार्बन और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में या मेल्टिंग पॉइंट में क्यों डिफरेंट है। उसके बाद अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये डी ग्लिसरील्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड पर डिपेंड करता है। देखिए कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप और ग्लिसरॉल ग्रुप है प्रेजेंट है, उसी के बेस पर आप इसमें इस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर है। यू कैन नोट डाउन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन और एंजाइम के बारे में। प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में वर्क यूज करता है। हमारी नॉर्मली अधिकतर चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लाइक वहाँ पर हम पल्सेस की बात कर लें, ग्राम की बात करें, फिश की बात करें, मिल्क की बात करें या और दूसरी चीज़ें, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो वहाँ पर अमीनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, चाहे वहाँ पर 2 अमीनो एसिड्स हों, 3 अमीनो एसिड्स हों, 4 अमीनो एसिड्स हों, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो वहाँ पर ग्रुप। अब मान लीजिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, तो उन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप को आप कैसे जोड़ेंगे, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस कर देंगे और उस ग्रुप को आपस में साथ में जोड़ लेंगे। तो ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स, और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू यदि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो डाईपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, 3 जुड़ रहे हैं तो 3 पेप्टाइड चेन बना लेते हैं। इस तरीके से वहाँ पर उनके जो पेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, और पेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से जोड़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़े, डाईपेप्टाइड बन गया वो। जैसे आप ग्लिसरीन और एनालिन की ले लीजिए, ग्लाइसिन और एनालिन को जोड़ेंगे तो ग्लाइसिल एनालिन बन जाएगा, एलानिन। ठीक है स्टूडेंट, डाईपेप्टाइड बन रहा है। वहीं 2 ग्लाइसिलिन जोड़ लें तब भी वहाँ पर क्या बनेगा, ग्लाइसिल ग्लाइसिलिन बन जाएगा।
ग्लाइसरिन बन जाएगा। डाइपेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा वहां पर उन दोनों के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ अमीन ग्रुप रहेगा, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। और हमें पता है यदि अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो अमीनो एसिड ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जब बहुत सारे रहेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो प्रोटीन बन जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता। आगे बात करते हैं, शो द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स दैट फॉर्म्स बिटवीन एलेनिन एंड सेरिन, कीप द अमीनो एसिड्स इन द ऑर्डर गिवन हियर। अब आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ से जोड़ेंगे, दूसरी तरफ से अमीन ग्रुप जुड़ेगा, एक अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन हटेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप हटेगा, दोनों जुड़कर वहां से एक पेप्टाइड शेप बॉन्ड बना लेंगे और नाम हो जाएगा उसका एलालाइन सेरिन। देखिए एलालाइन सेरिन, इसे बोलेंगे एलासिर, ठीक है, शॉर्ट में ALASER। ये कंपाउंड बन गया जिसे हम प्रोटीन बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर और फॉर्मूले नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से आपको समझना है यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले पता है। उसके बाद ट्राईपेप्टाइड की बात करते हैं, तो जब 3 पेप्टाइड वहाँ पर जुड़ेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, क्योंकि डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, ग्लैटूथाइन प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम द एक्सपेज, ग्लूटामिक एसिड है, साइटेसिन है और ग्लाइसिन है, तीनों मिलकर बना रहे हैं क्या, ग्लूटोथाइनिन। देखिए 2 हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 ट्राइपेप्टाइड, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा और 10 के लिए हम पॉलीपेप्टाइड। जब बहुत सारे एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो हम वहां पर बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये देखिए डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। So polypeptide chain that have either more than 100 amino acid reduces with a molecular mass greater than 10,000 or less than 100 amino acid reduces with a well-defined conformation are referred to as proteins. जब 100 और उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, 1000 मॉलिकुलर मास उसके आसपास रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्रोटीन्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स मॉलिकुलर मास पर, फर्स्ट आपका फेब्रियस, सेकंड ग्लोबुलर। फेब्रियस जो होते हैं बिल्कुल ऐसे धागे टाइप होते हैं, दे हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स विच टेंड्स टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। एग्जाम्पल कैराटिन, कोलाजन, माइसिन, फाइब्रिन। देखते हैं स्टूडेंट, इन सच प्रोटीन्स द मॉलिक्यूल्स आर हील्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दे आर द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में बहुत ज्यादा चीफ स्ट्रक्चर में मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, जैसे मैं बता रहा था वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, प्रेजेंट रहता है, ऐसे ही डिसॉल्व नहीं होता है वहाँ पर। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं ग्लोबुलर। देखिए ये एनिमल टिश्यूज में बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे नेल्स में भी, हेयर में भी फेब्रियस प्रोटीन होते हैं। थ्रेड टाइप होता है कैराटिन, यदि आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बिल्कुल आपको अलग अलग दिखेगा, थ्रेड ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मायोसिन आपके मसल्स में प्रेजेंट रहता है, ये तो आपको पता ही है। क्लोजन आपके टेंडन में प्रेजेंट रहता है, हड्डियों में। ठीक है, फेब्रिन जो है वो आपके सिल्क में प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। सो दे हैव मॉलिक्यूल्स विच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स दैट ऑफ्टन फॉर्म स्पैरिडल शेप्स। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कॉम्पैरेटिवली वीक। इनके बीच का जो कॉम्परेटिव मॉलिक्यूल्स है वो वीक है, सॉल्युबल हो जाता है। एग्जाम्पल इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजिन। इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, सो फ्रेंड्स इंसुलिन रेगुलेट्स द बॉडी शुगर लेवल इन द बॉडी। इंसुलिन का हम यूज जानते हैं। इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फाइब्रोनोजिन गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रिन। फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है जो आपकी ब्लड की क्लोटिंग करता है, फाइब्रोनोजिन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पर
आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट वन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। वन बाय वन एक एक के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। 149। एनी चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्रिएट्स डिफरेंट प्रोटीन्स विच ऑल्टर्स बायोलॉजिकल फंक्शन। और ये जो सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का ये डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन में और बायोलॉजिकल फंक्शन में वर्क करता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर लाइसिन, वैलिन, पैरामेमिन, गाइसिन, एर्गिन, साइटोसिन, ग्लूमेटिक एसिड, ल्यूसिन और एरिन, ये सब लाइन से जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं लाइसोसोम। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी। इट रेफर्स टू शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। अ प्रोटीन में एज्यूम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिजल्ट ड्यू टू द रेगुलर कॉइलिंग। क्या कॉइलिंग आपको दिखाई दे रहा है? रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक कैरेटिन इन हेयर, नेल, वुल, माइसिन in nucleus have alpha helix structure. Beta plated sheet की बात करते हैं। Beta plated sheet structure, all peptide chain are stressed to nearly maximum extension and then arranged side by side and held together by intermolecular hydrogen bond, like silk. Silk has beta plated sheet structure. दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका alpha helix structure दिखाई दे रहा है। और दूसरा होता है इसमें बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये है बीटा फ्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कमर पे बंधने वाली बेल्ट हो, दिख रहा है आपको, एक फ्लैट टाइप में रहती है शीट बेल्ट, बिल्कुल उसी की तरह होता है, इसीलिए इसे बीटा प्लेटेड या बीटा स्ट्रक्चर कहा गया है इसे। चलिए आगे बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा गया है। इसमें बीटा स्ट्रक्चर यदि पूछा जाएगा तो आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बताना है। अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, कैरेटिन, वूल, माइसिन। माइसिन न्यूक्लियस में मिलता है, कैरेटिन हेयर, नेल्स, वूल वगैरह में मिलता है। और इसके अलावा बीटा प्लेटेड का मैंने बताया आपको सिल्क। देखिए टर्सरी की बात करते हैं। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। इट मीन्स फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट गिव राइजेस टू 2 मेजर मॉलिकुलर शेप, विज फैब्रियस एंड ग्लोबुलर. The main force which stabilize 2 degree 3 degree structure of the proteins are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals forces and electrostatic force of attraction. यही 2 डिग्री 3 डिग्री है आपका जो मेन फोर्स है, स्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, डाइसल्फाइड लिंकेज को, van der Waals फोर्सेस को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसके बाद बात करते हैं हम क्वार्टनरी। So some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chain referred to be as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम क्वाटर्नरी। एक दूसरे सब यूनिट्स की तरह जुड़े होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे ही हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, रहेगी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, उसके अलावा प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी होती हैं हीमोग्लोबिन में आपके ब्लड में। तो हमने 4 टाइप के स्ट्रक्चर बताए आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी। उसके बाद बात करते हैं डीनेचुरेशन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे करते हैं, यानी नेटिव प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज सच एज चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड। जब हम टेम्परेचर और पीएच में चेंजेस करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोबुलस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। ग्लोबुलस जो है वो अनफोल्ड हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, और हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाते हैं। एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन की क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड but 1 degree structure remains in fact intact. Example, combination of egg while on boiling.
आपने देखा होगा जब हम बॉईल कर देते हैं एग को तो वो वाइट कलर एडेज रहता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का दही में बदलना, तो ये हमारा प्राइमरी तो है एज इट इज रहेगा। देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप, ऑयल यदि बॉयल भी हो रहे हैं तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं है। प्रोटीन एज इट इज का एज इट इज, जस्ट का तस बना रहता है, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। रीजन भी है उसका कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी क्रिएट नहीं हो पाती जो कर्ज ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करे, हमेशा रिएक्शन से कम रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन का एक टाइप भी पूरा हुआ। उसके बाद बात करेंगे एंजाइम के बारे में। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम आर एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट विच आर रिक्वायर्ड टू कैटेलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन लाइक माल्टोज, लैक्टोज, इन्वर्टेज, एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स है वो सब ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक की तरह वर्किंग करते हैं। जैसे हेडेक हो रहा है आपको, तो हेडेक में क्या है, आपकी कोई भी एक नस ऐसी होगी जो अंदर दबी हुई होगी, मेडिसिन जाएगी वहां पर एक कंपोजिट बनाएगी, कंपोजिट बनाने के बाद उस साइड्स को थोड़ा रेस्ट देगी और रेस्ट देने के बाद वो वैसी की तस हो जाएगी और मेडिसिन सॉल्ट की फॉर्म में अलग हो जाएगा इन द एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सट्रैक्ट। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स नेम कंटेन्स द सफिक्स एसिज, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, माल्टोज, लैक्टोज, इन्वर्टेज। इसमें भी आपके कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, so enzyme which catalyze the oxidation of one substrate which simultaneous reduction of another substrate। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेज, आइसोमेरेज, हाइड्रोलेजेज, ठीक है। इसमें एक आपका एल्बिनिज्म होता है, यानी डिसीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एन एंजाइम ट्राइसोनिनेज, ठीक है स्टूडेंट्स। विटामिन की बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए तो विटामिन क्या है? विटामिन आर जनरली रिटार्डेड as organic compound required in the diet in a small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of the organism। विटामिन क्यों जरूरत होते हैं? हमारे ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हमें जरूरत होते हैं। विटामिन ए, बी, सी सबकी टैबलेट आती हैं, देखी होंगी आपने स्टूडेंट्स। विटामिन जो होते हैं इनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, विटल प्लस अमीन, इसी से नाम बना विटामिन। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन द फैट और वाटर। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन, जिनमें आपका विटामिन ए, डी, ई और के होता है, ये फैट सॉल्युबल रहते हैं, ऑयल सॉल्युबल रहते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इन्हें दे आर स्टोर्ड इन लीवर और एडिपोज टिश्यूज। सेकेंड वाटर सॉल्युबल, देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर है, आप इसे नोट करिएगा। विटामिन बिलोंगिंग टू ग्रुप बी एंड सी आर soluble in water. They must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine or can't be stored except vitamin B12 in our body। देखिए ये आपके लिए यहाँ पर विटामिन का वर्क करते हैं। आपने देखा होगा विटामिन की कमी से क्या होता है, शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपका हाई प्रेशर रहता है, अधिकतर फिंगर्स में वीकनेस हो जाती है, माइंड में हेडेक रहती है, ये सब विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो इसके लिए विटामिन की डॉक्टर टैबलेट लिख देता है। विटामिन ए की कमी के लिए, बी की कमी के लिए। विटामिन ए की कमी से एक नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपको रात में क्या है दिखना बंद हो जाता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपका डेफिशिएंसी डिसीजेज है। विटामिन बी में आपका B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। कभी कभी इसके केमिकल नेम आ जाते हैं, जैसे B1 है थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरोडॉक्सिन, B12 एज इट इज रहेगा। तो इनके जो मेनली सोर्स हैं वो फिश, लीवर, ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क, ईस्ट, कैरल्स, किडनी, लीवर, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विटामिन सी होता है, उसका नेम होता है एस्कर्बिक एसिड, और इससे स्कर्वी रोग होता है जिससे हम कहते हैं ब्लीडिंग गम। ये आपका क्लोरिचॉल सिफल है, स्ट्रक्चर रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लोविन, एस्कर्बिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए विटामिन ए, B1, B2 या सी है। तो विटामिन डी की बात करते हैं हम, देखिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं 1 by 1 एक एक करके। तो यदि हम क्लासिफिकेशन में जाएं तो अलग अलग किस तरीके से फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। विटामिन डी जो है वो सनलाइट से हमें मिलता है या फिश और एग के यॉक से मिलता है। रिकेट्स इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेज है, जिससे हमारे बोन जो हैं, बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन्स, बच्चों को एडल्ट्स में जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं बच्चों की। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स लाइक वीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा से मिलता है। इससे क्या होता है, आरबीसी हो जाती है, इंक्रीज्ड फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस।
विटामिन के की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ब्लड क्लोटिंग जो है इंक्रीज हो जाती है, ब्लड इंक्रीजिंग ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी जो आपका ब्लड जो रुकने की जो पावर होती है वो कमज़ोर हो जाती है। वाटर सॉलेबल में मैंने आपको कौन से बताए, विटामिन बी और सी और B12 बताया। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में स्टोर्ड क्यों नहीं होता, तो हम बता सकते हैं कि वो हमारी सप्लाई होता रहता है रेगुलर डाइट में और यूरिन में एक्सर्ट हो जाता है कंटिन्यूसली। तो विटामिन के सोर्स और डेफिशिएंसी डिसीज देख लीजिए, विटामिन 1 2 3 एक एक करके जो भी है। विटामिन ए की बात करते हैं सबसे पहले। विटामिन ए के सोर्स देखिए बहुत ध्यान से, देखिए कैरेट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, गाजरों के खाने से, बटर, मिल्क, लीवर, फिश का जो लीवर होता है, फिश लीवर ऑयल, कैप्सूल आते हैं स्टूडेंट्स इनके फिश लीवर ऑयल्स के, और इससे हमारी जो विटामिन ए की जो है वो क्लियर विजन के लिए काम आता है, आंखों के लिए काम आता है। रोग हो जाता है एक्सोप्लेथेलेनिया जिसे बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, आई की जो कार्निया है वो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई देना कम हो जाता है, कॉर्निया जो है वो जो है हार्ड हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ये डिफिशिएंसी डिसीजेज है। उसके बाद विटामिन डी की बात करेंगे तो देखिए विटामिन डी जो है वो आपको सनलाइट से मिलता है नॉर्मली। स्किन प्रोड्यूसेस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। फिश से मिलता है, एग यॉक से मिलता है, अंडे के अंदर जो होता है वो येलो कलर का वो उसे बोलते हैं एग यॉक, ठीक है स्टूडेंट्स। और इससे बोन ग्रोथ हो जाती हैं, आपकी डिसीजेज में बोन ग्रोथ रुक जाती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है बॉडी में। तो देखिए सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रिकेट्स, इस बीमारी को हम बोलते हैं रिकेट्स, बॉन डेफिशिएंसी बच्चों में जो उनकी हड्डियां होती है कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई जो है दिख रहा है आपको, देखिए ये है आपका नॉर्मल बॉन और ये है सॉफ्ट बॉन। उसके बाद बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई देखिए हमें मिलता है काय से, वेजिटेबल ऑयल से, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये हमारे ऑयल जो हैं उनसे ही मिलता है हमें। और इससे जो आरबीसी होती है उसकी फैटिलिटी इंक्रीज हो जाती है डिसीजेज में, मस्कुलर वीकनेस आने लगती है। विटामिन के की बात करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके लिए, जैसे आपकी बहुत सारी सब्जियां हैं ग्रीन लीफी, वो आप खा सकते हैं। ये ग्रेट सोर्स है और गुड डाइट भी है, हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, इससे क्या होता है हमारे जो ब्लड रुकने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं, विटामिन सी और बी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड्स होता है, सिट्रस यानी खट्टे फूडों से, फलों से मिलता है हमें, नींबू से, आंवला से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी मिलता है हमें विटामिन सी। और इसकी जो आंवला है वो तो सबसे बेहतर स्रोत है इसके लिए, बहुत बेटर सोर्स है। डेफिशिएंसी डिसीजेज, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स हो जाने लगता है आपको, बोन्स आपके टीथ वगैरह जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, ब्लडिंग आने लगती है टीथ वगैरह में विटामिन सी की कमी से। विटामिन बी की बात कर लेते हैं, विटामिन बी में आपके 4 टाइप हैं, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, और इसके जो सोर्स हैं वो ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स, लीवर, एग, किडनी, ग्राम्स, कर्ड, इन सब से विटामिन बी की पूरी होती है कमी। B2 है राइबोफ्लेविन, B6 है पायरोडॉक्सिन, B12 है बकवा, सोर्स आपको मैंने बता दिए यहाँ पर। देखिए बी, पहले विटामिन बी की में B1 की बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं थायमिन, B2, फिर B6, फिर B12। ये इनकी डिसीजेज को भी क्लियर करेगा यहाँ पर। देखिए थायमिन बोलते हैं विटामिन B1 को, ये स्ट्रक्चर है इसका यहाँ पर, सोर्स ईस्ट, इसके अलावा मिल्क, राइस, व्हीट, मिलेट्स, दालों को बोलते हैं। डिसीजेज देख लीजिए, बेरी बेरी हो जाता है, लॉस ऑफ एपरेटेड और रिटार्डेड ग्रोथ रुक जाती है उससे, B1 से। B2 राइबोफ्लेविन की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन, स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, सोर्स है मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इससे हमें पल्स,
वीट, ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेज देख लीजिए, चेलोलाइसिस यानी फिशरिंग एट कॉर्नर्स और माउथ, मुंह के या आपके होठों के किनारे पे आपके देखा होगा अक्सर क्या होता है, स्पॉट से होने लगते हैं रेड रेड। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, स्किन जलने सी लगती है, ये इसकी कमी से होता है राइबोफ्लेविन की। तो आप मिल्क वगैरह लें, वाइट एग लें, लीवर लें, किडनी लें, इससे हो जाएगा। विटामिन B6 जिसे बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, ईस्ट, मिल्क, एग यॉक, क्रियल्स, ग्राम्स, व्हीट, इन सबसे इनकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखिए कॉन्वलेंस हो जाता है, यानी कि आपकी जो पीठ में दर्द होने लगता है। विटामिन B12 की बात करेंगे, क्लोबालामाइन, इसका भी सोर्स वही है आपका फिश, मीट, एग, कर्ड दही तो बहुत ज़्यादा काम आ जाता है आपको। इसके जो बीमारी है वो पैलेंसिलस एनीमिया जिसे बोलते हैं हम, एनीमिया होता है एक तरीके से आपकी जो ब्लड सेल्स में होता है, RBC डिफिशियंट इन हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफिशियंट होने लगती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियो एसिड्स। तो देखिए न्यूक्लियो एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, डिसीजेज प्लांट्स। न्यूक्लियस एसिड ही ट्रांसफर होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम DNA और RNA। फर्स्ट बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की, जिनमें आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लेते हैं चलिए। तो देखिए केमिकल कंपोजिशंस में देखते हैं आप, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस। पेंटोज ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है आपका पेंटोज शुगर में, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। फॉस्फेट ग्रुप मैंने आपको बताया दूसरा फास्फोरिक एसिड से बोलते हैं, और नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट रहता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स में। दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस न्यूक्लिक एसिड में, एक होता है प्रिमिडिन्स और एक प्यूरिन्स। DNA डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों टाइप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में अगली वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ आपकी वीडियोस पूरी होती है वीडियो 2। चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय द फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ आपकी वीडियो 2 पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियो एसिड्स, उनमें DNA, RNA, pyridine और प्यूरिन्स के बारे में। गुड बाय स्टूडेंट्स।